दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धूमिल की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही महान कवि के काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जिस कवि के बारे में चर्चा करेंगे उस कवि का नाम है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ देने वाले कवि थे। न केवल कवि अपितु वो कवि के साथ साथ कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ललित निबंधकार, नाटककार आदि आदि के रूप में भी जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य, अज्ञेय ने केवल एक क्षेत्र में लेखनी नहीं की, उन्होंने कविताओं के साथ साथ कई कथाएं भी लिखी, कई ललित निबंध भी लिखी, कई संस्मरण लिखे, नाटक लिखे और हर क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त हुई। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया था। किस प्रकार नया मोड़ दिया था? उन्होंने कविताओं को पुराने विषयों से निकालकर उन्होंने कविताओं में नए विषय भरे। उन्होंने कविताओं में समाज से जुड़ी यथार्थ का चित्रण किया, समाज से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया। इस प्रकार उन्होंने कविताओं को एक नया मोड़ प्रदान किया, प्रयोगवाद को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। इसीलिए हिंदी साहित्य में जब भी नए शब्द का, नवीनता का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अज्ञेय का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। अज्ञेय ने सन 1929 को उन्होंने फॉर्मन कॉलेज लाहौर से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, पास करने के बाद वे एमए में अंग्रेजी को विषय लेकर उन्होंने भर्ती किया। परंतु वहाँ क्रांतिकारियों के साथ बम बनाते हुए पकड़े जाने के कारण वे वहाँ से फरार हो गए। अब क्रांतिकारियों के साथ बम बनाते हुए पकड़े जाने से तात्पर्य है, समय कौन सा था? 1929 में हमारे देश को कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश। तो हम लोगों का जो भारतवर्ष था वो ब्रिटिश के शासन में था। तो अज्ञेय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर वो देश को आज़ादी दिलाने में भी जुड़े हुए थे। जहाँ वो रचनाएं लिखकर देश के प्रति अपना योगदान कर रहे थे, वहीं वो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भी देश को आज़ादी दिलाने में जुड़े हुए थे। तो वहाँ बम बनाते हुए पकड़े गए, इसलिए वो वहाँ से फरार हो गए। अज्ञेय कबीर की तरह बिल्कुल फक्कड़ किस्म के कवि और रचनाकार थे। फक्कड़ से मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे चीज़ों को देखकर चुप नहीं रहते थे। अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर वो व्यंग करते थे, उस पर वो बोलते थे। वो चीज़ों को देखकर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, उस पर वो बोलते थे। शायद यही वो कारण है, उन्होंने जो नौकरी की उन नौकरियों में भी उनका अधिकारियों के साथ बनता नहीं था, इसलिए उन्हें कई सारे ट्रांसफ़र भी मिले। आगे 1964 को अज्ञेय को उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उसी तरह उनको उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। अज्ञेय को हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए याद करते हैं? उनके काव्य संकलन के लिए। उनके लगभग 3 काव्य संकलन हैं जो कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के नाम से जानी जाती है। उस काव्य संकलन के वे मुख्य कवि भी थे और इन काव्य संकलन के वे प्रवर्तक भी थे। ऐसे महान कवि अज्ञेय का जन्म 1987 को हुआ। कहने का तात्पर्य कि वे 1987 को हम सभी को छोड़कर चले गए। हम तो नहीं थे तब, हमारे जो पूर्वज थे उन्हें छोड़कर वह चले गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने साहित्य को बहुत कुछ दिया। देश के आज़ादी में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ रहा है। जिस तरह क्रांतिकारियों का आप कहते भगत सिंह, महात्मा गांधी, उसी तरह हमारे जो रचनाकार है, आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनाकार है, तो उनका भी बड़ा योगदान है हमारे आज़ादी में। इसलिए उनको हम बहुत ही आदर के साथ पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। तो चलिए हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले हमने अज्ञेय के बारे में
हल्की सी जानकारी उनका जीवन परिचय के बारे में इसलिए चर्चा की क्योंकि जिस कवि की काव्यगत विशेषताओं को हम पढ़ रहे हैं उस कवि के बारे में जानना भी बहुत ही अनिवार्य है। आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरे, ये सब उनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। इंद्रधनु रोंदे हुए, ये भी उनकी प्रमुख काव्य संग्रह में से एक है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको विषय से भटकाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम सीधी बात करते हैं, नो बकवास। अगर आपने मेरे वीडियो में टाइटल देखा कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं, तो यहाँ आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषता ही मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लिखा होगा अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं और आप उस पर पढ़ेंगे, उस पर एंटर करेंगे तो उसमें दुनिया भर के अज्ञेय से लेकर दुनिया भर के जो और अन्य सवाल आते हैं उस पर चर्चा हो रही है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैं खुद भी एमए की पढ़ाई कर रहा था, बीए की पढ़ाई कर रहा था, तो लिखा कुछ होता है और जब उस पर आप जाकर पढ़ते हैं तो मिलता कुछ और ही है। तो मेरे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो आपको टाइटल में मिलेगा वही आपको वीडियो के अंदर भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं। अब आगे जो आपको वीडियो मिलेगा वो उसका लिखित रूप मिलेगा, तो आप अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है कि हम काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, तो आज का हम लोगों का प्रस्तावना कुछ इस प्रकार होगा। आधुनिक काल के कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के खसिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर में बीएससी की परीक्षा पास की तथा अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई शुरू की, परंतु क्रांतिकारियों से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार हो गए। अज्ञेय लेखक के साथ साथ निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आधुनिक साहित्य में जब भी नए शब्द का जिक्र हुआ वहाँ अज्ञेय का नाम अवश्य लिया जाता है। उनकी काव्य भाषा हिंदी साहित्य के लिए उपलब्धि भी है तथा चुनौती भी है। अज्ञेय एक रहस्यवाद कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख काव्य संग्रह चिंता, बावरा अहेरे, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनु रोंदे हुए, हरी घास पर क्षणभर, सागर मुद्रा आदि हैं। ऐसे महान कवि की मृत्यु सन 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हुआ। आगे हम अज्ञेय के काव्यगत विशेषताओं को बिंदु दर बिंदु निम्नलिखित रूप से देखेंगे। उनकी सबसे प्रथम काव्यगत विशेषताएं हैं नवीनता का चित्रण। अज्ञेय ने प्रयोगवाद को स्वीकार नहीं किया, अपितु प्रयोगवाद के स्थान में उन्होंने नई कविता का नामकरण किया। अर्थात अज्ञेय के द्वारा ही प्रयोग को नई कविता में परिवर्तित किया गया। उन्होंने इस विषय में दूसरा सप्तक में स्वयं कहा है, मैं अग्रपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि नई कविता की जिसके लिए मुझे प्रयोगवाद अपूर्ण अव्यक्त सा जान पड़ता है। इस कथन से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि नई कविता उनकी कविता की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। वो कविता को पुराने बंधनों से मुक्त कर के लिखते हैं। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। इसके बाद उनकी दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं नई प्रतीकों का प्रयोग या फिर पुराने परंपराओं का विद्रोह। जिस प्रकार हमने आगे देखा कि नवीनता
अज्ञेय की सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताएं हैं, उसी तरह से कविताओं में नए प्रतीकों का प्रयोग करना भी उनकी कविताओं का विषय रहा है। अज्ञेय ने नई कविता के दौर में पुराने और अंधाधुन हो रहे प्रतीकों एवं उपमानों का विरोध किया तथा नए नए प्रतीक एवं बिंब का प्रयोग किया। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। यह उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर रहे हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कवि कहते हैं कि किसी बर्तन को बार बार घिसने से उसकी चमक वहाँ से छूट जाती है। उसी प्रकार से हम आज भी आधुनिक समय में भी उन पुराने प्रतीकों को लिखकर काव्य रचना कर रहे हैं तो काव्य का सौंदर्य लुप्त हो जाएगा। आगे उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं क्षण पर बल। अज्ञेय ने क्षण पर बल देते हुए कहते हैं कि आने वाला पल किसने देखा है, हमारे हाथ पर तो सिर्फ आज है और इस आज को जी भर कर हमें जीना चाहिए। फ्यूचर को किसने देखा है, हमारे पास जो है वो आज है। इसको हम उनकी पंक्तियों द्वारा उदाहरण सहित देख सकते हैं। और सब समय पराया है, सिर्फ उतना ही क्षण अपना, तुम्हारे पलकों का कपना। इसके लिए हम और एक उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि हमें विश्वास नहीं जीवन की अजरता में, आज मैं इस विभक्त जीवन को पूरा जी ले, पी ले, आत्मसात कर ले। उसके बाद कवि की दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं गहन अनुभूति का चित्रण। अज्ञेय की कविता की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वे जो भी लिखते उनमें उनका गहन अनुभूति नजर आता था। वे चीज़ों को पहले अनुभूति करते थे, चीज़ों का अनुभव करते थे, फिर वे काव्य में लिखते थे। इस विषय में हम उनकी कविता सोन मछली कविता को देख सकते हैं। अज्ञेय का कहना था कि हमें जीवन सीधे कांच नहीं देखना चाहिए, जीवन को सीधे कांच में नहीं देखना चाहिए, इससे हमें भ्रम हो जाता है, जीवन की सच्चाई हमें नहीं देखने को मिलती है। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। हम निहारते रूप, कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप तृषा भी और कांच के पीछे है जीनी भी सा। अज्ञेय की पांचवी काव्यगत विशेषताएं हैं समूह की तुलना इकाई पर बल। हालांकि यह विशेषता संपूर्ण प्रयोगवाद की रही है। कहने का मतलब कि प्रयोगवाद में जितने भी कवि हैं उनकी कविताओं में ये विशेषताएं देखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि वे भी प्रयोगवाद के ही कवि थे इसलिए उनकी कविताओं में भी ये विशेषता देखी जा सकती है। अज्ञेय प्रयोगवाद के मुख्य कवि है, इसलिए ये विशेषता उनके काव्य में अनायास ही आ जाती है। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। व्यक्ति समाज से स्वतंत्र नहीं है लेकिन समाज में स्वतंत्र है। कहने को तो ये 2 लाइनों का पंक्ति है, लेकिन इसमें कितना बड़ा अर्थ है आप स्वयं भी देख सकते हैं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं व्यक्तियों के पीड़ा को उभारना। अज्ञेय ने अपने काव्य में व्यक्तियों के पीड़ाओं को उभारा है। जब मनुष्य रूप में कोई चुनौती अज्ञेय को मिली तो उन्होंने कविता का शरण न लेकर उस चुनौती को व्यक्ति के रूप में स्वीकारा है। चाहे कोई भी पीड़ा हो, व्यक्ति को कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, वो उस आग पर कूद जाते थे और उसको स्वयं अपना पीड़ा समझकर अपना कलम चलाते थे। इस विशेषता के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। और भुला दिया गया बस बीते साल के सिले कैलेंडर की, एक बस तारीख जो हर साल आता है। उनके अगली काव्यगत विशेषताएं हैं क्रांतिकारी की भावना, क्रांति की भावना। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि
कवि अज्ञेय जो है क्रांतिकारियों के साथ बम बनाते हुए भी पकड़े गए थे। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए वे क्रांतिकारियों के साथ भी जुड़े थे। तो ये जो क्रांतिकारी की भावना है उनके काव्य में भी अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियाँ देख सकते हैं। हमने न्याय नहीं पाया, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, महात्मा गांधी की तरह हम अहिंसा के पथ पर चलते चलते हमें न्याय नहीं मिला, अब हम ज्वाला के साथ न्याय करेंगे। उनकी अगली काव्यगत विशेषता है व्यंग्यात्मक शैली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अज्ञेय चीज़ों को देखकर वे चुप नहीं रहते थे, वे फक्कड़ किस्म के कवि थे। कह सकते हैं कि वे आधुनिक काल के कबीर थे, कबीरदास थे। वे चीज़ों को देखकर चुप नहीं रहते थे, उस पर वे अपना कलम भी चलाते थे और उस पर वो व्यंग कर कर बोलते भी थे। इसलिए ये भी उनकी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताओं में से एक है। इस विषय पर हम उनकी कविता सांप को देख सकते हैं, जिस पर यह बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता में बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ है। वे लिखते हैं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं फिर कैसे सीखा ढसना, विष कहाँ से पाया। उसके बाद उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं यथार्थ चित्रण। क्योंकि कवि एक समाज से जुड़े कवि थे, समाज में हो रही समस्याओं को वे अपने काव्यों में यथार्थ चित्रण के रूप में प्रयोग करते थे। उनकी कविताओं में समाज से जुड़ी सभी समस्याओं को देखने को मिलता है। समाज में जो हो रहे यथार्थ को उन्होंने अपने काव्यों में उतारा है। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। चेहरे थे असंख्य, आंखें भी, दर्द सभी में था। इसी प्रकार उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं प्रकृति चित्रण। कवि की काव्य में सभी विशेषताओं के साथ साथ प्रकृति चित्रण की विशेषताएं भी देखी जा सकती है। कहने का तात्पर्य कि वे प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी कई सारी कविताओं में प्रकृति के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम काव्यगत विशेषताएं जब हम लिखते हैं तो आपको हर एक बिंदु पर उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जैसे 10 बिंदु लिखा, अगर आपको उदाहरण नहीं मिल रहा है, आपको कोटेशन नहीं मिल रहा है, तो आप 10 में से 6-7 में उदाहरण दे रहे हैं, बाकी को आप लिख कर भी समझा सकते हैं। उदाहरण ही देना ये अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उदाहरण जरूरी होता है इसलिए आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं में प्रयास करना है कि आप उदाहरण दें। उसी के साथ हम लोगों का उनका कला पक्ष अंतिम बिंदु प्रारंभ होता है। दोस्तों, आपको ये जो काव्यगत विशेषताएं हैं ये कैसा लग रहा है? क्या इससे आपको हेल्प मिल रही है? क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक आपने ज़रूर कर दिया होगा, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार मैं इस तरह का काव्यगत विशेषताएं हो या फिर अन्य विषय पर लेकर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए कला पक्ष पर बात करते हैं। भाषा शैली। अज्ञेय ने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास किया, इसीलिए उनके काव्य भाषा को विकसित करने में महान योगदान दिया। उन्होंने काव्य भाषाओं को, अपनी काव्य भाषा को विकसित करने के लिए उसमें महान योगदान दिया। उनकी भाषा सरलता भी है, कहीं कहीं गंभीर भी है। अगली बात करते हैं अलंकार की। अज्ञेय ने कहीं कहीं अलंकारों का भी अत्यंत ही आकर्षक प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का आदि आदि। उसके बाद छंद की बात करें तो उन्होंने अपने काव्यों में छंदबद्ध कविता भी लिखी है और छंद रहित कविता भी लिखी है। इसके अतिरिक्त विदेशी छंदों का भी उन्होंने अपने काव्यों में कहीं कहीं प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे और मैं आपको संतुष्ट कर पाया होऊंगा। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी
अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।